हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम देखिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अंशाड़ पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं देखिए इसका जो मॉडल पेपर है और सेट नंबर 1 है मैं सॉल्व करा चुका हूं। और विद्यार्थियों देखिए इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, तो आप मेरे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको देखिए गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सारे अंशाड़ पेपर के सोल्यूशन आपको मिलेंगे और क्रमवार बढ़िया वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो विद्यार्थियों देखिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर दूसरा 2023 का है, जिसका कोड नंबर 346BT है। और विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, अगर आपको देखिए यूपी बोर्ड 2024 में अच्छा हाईएस्ट स्कोर करना है तो आपको अंशाड़ पेपर तो जरूर लगाना पड़ेगा। ये विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अंशाड़ पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अंशाड़ पेपर से ही आपका पूरा पेपर बनता है। इसलिए आप अंशाड़ पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। और आप पढ़ाई जितना कर चुके तो कर चुके, आपका अगर कोर्स पूरा हो गया हो तो आप जो है अंशाड़ पेपर चालू कर दीजिए, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए मैं आपको पूरा अंशाड़ पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। चलिए विद्यार्थियों देखिए खंड आ में देखिए सॉल्व करेंगे। खंड आ में देखिए पहले का क्वेश्चन है, कह रहा है 1/μ0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है। अब देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। कह रहा पहला ऑप्शन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड कि तीसरा ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर कि सेंटीमीटर प्रति मीटर। चलिए विद्यार्थी देखिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि इसका कौन सा मात्रक है। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों हम देखिए पहले का देखिए हमको मात्रक पूछ रहा है। देखिए हम देखिए 1/μ0 एप्सिलॉन 0 का हमसे देखिए मात्रक पूछ रहा है। तो देखिए विद्यार्थियों 1/μ0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखिए किस प्रकार निकालेंगे। देखिए सूत्र होता है, देखिए विद्यार्थियों प्रकाश की चाल का C बराबर 1 रूट के अंदर होता है। देखिए C बराबर 1 रूट के अंदर होता है μ0 और देखिए एप्सिलॉन 0, ये देखिए सूत्र होता है। तो क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए इसका दोनों पक्षों का देखिए वर्ग कर देते हैं। चलिए देखिए दोनों पक्षों क्या कर देंगे, इस प्रकार दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब वर्ग करेंगे देखिए तो C² बराबर मिलेगा हमको। देखिए यहाँ से देखिए जैसे रूट हट जाएगा ये है ना, जब वर्ग करेंगे रूट हटेगा तो 1/μ0 और एप्सिलॉन 0 ये हमको देखिए मिल जाएगा। हमको विद्यार्थी देखिए इसी का मात्रक चाहिए, 1/μ0 एप्सिलॉन 0 का ही मात्रक चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों जो C होती है हमारी, देखिए C जो हमारा देखिए प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग हो या चाल हो, देखिए उसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। मात्रक क्या होता है विद्यार्थियों, मीटर प्रति सेकंड होता है मात्रक। मात्रक होता है देखिए मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का मतलब मीटर बटा सेकंड मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है, मीटर बटा सेकंड। लेकिन विद्यार्थी इसमें स्क्वायर लगा, इसलिए देखिए इसमें स्क्वायर लगा देंगे, इसमें भी देखिए स्क्वायर लगा देंगे इस प्रकार। तो देखिए हमको क्या मिलेगा 1/μ0 एप्सिलॉन 0। यही देखिए इसका मात्रक देखिए 1/μ0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। यही हमसे देखिए पूछ रहा था। चलिए देखिए अपने आंसर में देख लेते हैं कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किस ऑप्शन में रखा है। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों देखिए जो इसका देखिए मात्रक है 1/μ0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखिए ये रखा है। देखिए है ना, हमने आप देखिए अभी सॉल्व भी किया। देखिए मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर देखिए इसका मात्रक होता है। चलिए विद्यार्थी देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खा नंबर। चलिए खा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थियों। तो खा नंबर कह रहा है समीकरण E बराबर P × C, जहाँ E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, E क्या है ऊर्जा और P क्या है संवेग और C क्या है प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। तो लागू होता है ये इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए कि फोटॉन के लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कि इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन फोटॉन के लिए नहीं कि ना इलेक्ट्रॉन के लिए ना ही फोटॉन के लिए। तो बता दूं विद्यार्थियों जो E बराबर PC होता है ये हमारा देखिए फोटॉन के लिए होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन था, ये दूसरा सही है। जो ये देखिए ये फोटॉन के लिए जो E बराबर P × C होता है सूत्र, ये फोटॉन के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग नंबर देखिए जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है ना, कह रहा है जैसे ही धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है। देखिए नंबर 1 कह रहा है दोनों की चालकता बढ़ जाती है। देखिए नंबर दूसरा कह रहा है दोनों की चालकता घट जाती है। नंबर तीसरा कह रहा है धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की घट जाती है। तीसरा चौथा कह रहा है धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो चलिए देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों चालकता के बारे में देखिए हमसे पूछ रहा था, कह रहा था जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, देखिए जो चालकता का सूत्र होता है, देखिए देखिए चालकता, देखिए विद्यार्थियों चालकता नीटा बराबर सूत्र होता है। चालकता नीटा बराबर होता है 1/ρ। क्या होता है देखिए विद्यार्थियों चालकता नीटा बराबर होता है 1/ρ। और देखिए जो नीटा बराबर देखिए विद्यार्थियों देखिए NE² और देखिए टाउ, NE² टाउ। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा आपको, देखिए ये देखिए NE² टाउ अब बटा देखिए NE² टाउ बटा M भी होता है। देखिए विद्यार्थियों नीटा बराबर देखिए 1/ρ और देखिए और बराबर में देखिए
NE² टाउ बटा MV इसका फार्मूला होता है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, देखिए आप समझ लीजिएगा कि देखिए जब ताप बढ़ाने से क्या होता है विद्यार्थियों, टाउ का मान घटता है। ताप बढ़ाने से देखिए टाउ का मान घटता है ना। जब ताप बढ़ाएंगे देखिए विद्यार्थियों किसी भी धातु का अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, टाउ का मान घटता है। अब देखिए जब टाउ का मान घटता है तो धातु की चालकता भी घटती है। जब टाउ का मान घटेगा धातु की चालकता भी घटेगी, है ना। जब ताप बढ़ाएंगे किसी भी धातु का तो टाउ का मान घटेगा। जब टाउ का मान घटेगा तो धातु की चालकता भी घटेगी। किंतु किंतु अर्धचालक में n का मान अधिक बढ़ता है, अतः अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है इसका, है ना विद्यार्थियों। किंतु अर्धचालक में क्या होता है कि n का मान अधिक बढ़ता है, अतः अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। इसलिए विद्यार्थी देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख लीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थी इसका जो ऑप्शन सही विद्यार्थी देखिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। देखिए कि धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है ना। कौन सही ऑप्शन इसमें देखिए कि धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की बढ़ जाती है। इसका विद्यार्थी ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर कह रहा देखिए, कह रहा दर्शाए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। मतलब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है हमसे। तो विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं, देखिए ये यहाँ पे देखिए माइनस होता है, यहाँ पे विद्यार्थियों क्या होता है देखिए प्लस होता है ना। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होता है। तो देखिए जो हमारा डायोड है ये डायोड जो देखिए यहाँ पे ऋण से देखिए इस साइड देखिए ऋण सिरा है। देखिए तो जब इस साइड ऋण होता है तो डायोड हमारा पश्च अवनत में होता है। अगर इस साइड धन होता है तो हमारा डायोड अग्र अवनत में होता है। इस साइड माइनस है इसलिए डायोड हमारा पश्च अवनत में जुड़ा है ना। डायोड हमारा किस में, पश्च अवनत में। अतः डायोड में, इस डायोड में क्या होगा विद्यार्थियों, धारा नहीं प्रवाहित होगी, है ना। इस डायोड में धारा नहीं प्रवाहित होगी तो जो हमारा देखिए जो प्रतिरोध आएगा तुल्य प्रतिरोध, इसका देखिए यही बचेगा। तो देखिए जो हमारा 10 ओम इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। क्योंकि विद्यार्थियों देखिए ये पश्च अवनत में जुड़ा है इसलिए डायोड में धारा ही नहीं प्रवाहित होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो जो हमारा देखिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा यही होगा 10 ओम। इसलिए विद्यार्थियों इसका देखिए यही ऑप्शन हमारा सही है। और देखिए विद्यार्थियों अंगा वाला तुम्हारा हट गया है, ट्रांजिस्टर वाला इसमें स्टार लगा, इसको हमको नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, ये वाला देखिए जो चम्मच देखिए कह रहा एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए, जिससे क्या होता है विद्यार्थियों देखिए जब एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होता है विद्यार्थियों तो क्या होता है कि ये मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। ये आपको देखिए याद करना पड़ेगा कि जब एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होता है तो ये मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। इसीलिए देखिए एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होता है। तो चलिए विद्यार्थियों देखिए खंड आ हमारा हो गया। अब विद्यार्थियों देखिए हम खंड बा में आ जाते हैं। तो खंड बा में देखेंगे विद्यार्थियों कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए, है ना। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। तो चलिए इसका देखिए न्यूनतम कोणीय संवेग लिखते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों हमसे कह रहा था क्वेश्चन कह रहा था कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए, है ना। हमसे देखिए न्यूनतम कोणीय संवेग पूछ रहा था विद्यार्थियों। तो लिखेंगे देखिए कि न्यूनतम कोणीय संवेग न्यूनतम कोणीय संवेग देखिए विद्यार्थी L बराबर होता है L बराबर NH बटा 2 पाई। L बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, NH बटा 2 पाई। देखिए यदि n बराबर 1 देखिए तो कोणीय संवेग L बराबर हो जाएगा। देखिए n की जगह 1 रख देंगे तो 1 गुणा H बटा 2 पाई। तो विद्यार्थी हमको देखिए L मिलेगा, L बराबर आ जाएगा हमारे पास H बटा 2 पाई विद्यार्थी। यही देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का देखिए यही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम कोणीय संवेग पूछ रहा था तो L बराबर H बटा 2 पाई, इसका देखिए न्यूनतम कोणीय संवेग हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए ख नंबर कह रहा लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए, है ना। कह रहा लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए। चलिए विद्यार्थियों इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों हमसे कह रहा था लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए। देखिए तो ये प्रकाशीय केंद्र की देखिए परिभाषा हमारी देखिए परिभाषा क्या है कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस में स्थित वह भाग जहाँ से प्रकाश अपवर्तन के पश्चात सीधा पार कर जाए, यह लेंस के मध्य में स्थित होता है। वही विद्यार्थी हमारा लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है। मतलब लेंस का प्रकाशीय केंद्र वह केंद्र होता है जहाँ से हमारा प्रकाश जो है अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, वही लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है ना। वही देखिए इसमें लिखा है कि लेंस का प्रकाशीय केंद्र लेंस में स्थित वह भाग होता है या वह भाग जहाँ से प्रकाश अपवर्तन के पश्चात सीधा पार कर जाए, मतलब सीधा निकल जाए, विचलित ना हो, है ना। यह लेंस के मध्य में स्थित होता है जो लेंस का प्रकाशीय केंद्र होता है, इसी को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यही परिभाषा आप लिख दीजिएगा। तो विद्यार्थी हमारी डिफिनीशन हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
तो देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए, गा नंबर देखिए कह रहा 12, देखिए 6C12 की अपेक्षा 6C14 में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। तो चलिए देखिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों हमसे क्वेश्चन कह रहा देखिए, क्वेश्चन कह रहा देखिए 6C12 में देखिए विद्यार्थियों कह रहा 6C12 की अपेक्षा 6C14 में कितने प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। तो देखिए विद्यार्थी 6C12 में अगर देखिए 6C12 में अगर हम देखिए प्रोटॉन देखें, देखिए विद्यार्थी क्या देखें, अगर प्रोटॉन देखें देखिए प्रोटॉन, तो इसमें विद्यार्थी प्रोटॉन कितने होंगे, देखिए ये देखिए प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन होंगे, है ना। और विद्यार्थियों इसमें अगर देखिए इलेक्ट्रॉन देखें हम, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बाद देखिए अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भी देखें अगर, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें विद्यार्थी 6 ही है ना। इलेक्ट्रॉन भी इसमें 6 ही हैं, प्रोटॉन भी 6 इलेक्ट्रॉन भी 6 है। यही देखिए ये प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। हमको विद्यार्थियों देखिए न्यूट्रॉन चाहिए। देखिए तो देखिए न्यूट्रॉन जब निकालेंगे देखिए, तो न्यूट्रॉन देखिए क्या होता है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं जो न्यूट्रॉन होता है देखिए, जैसे नाभिक होता है, नाभिक, तो नाभिक में के जो केंद्र में होता है विद्यार्थियों, नाभिक के केंद्र में क्या क्या होता है, देखिए नाभिक के केंद्र में प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है ना। नाभिक के केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो विद्यार्थियों देखिए जो 12 लिखा है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। ये जो 12 लिखा है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है ना। तो हमको देखिए न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार निकालेंगे विद्यार्थियों। देखिए देखिए जो ये न्यूट्रॉन संख्या देखिए 12 है, ये दोनों का योग है। जो 12 है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। तो हमको सिर्फ न्यूट्रॉन चाहिए। देखिए तो 12 में से क्या करेंगे, प्रोटॉन घटा देंगे। तो देखिए 12 में से प्रोटॉन जब घटा देंगे तो हमको देखिए न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। समझ में आया ना। देखिए मैं क्या बोला कि जो 12 होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो हमको देखिए प्रोटॉन तो 6 मिल चुके, तो न्यूट्रॉन तो कितने होंगे, बस 6 ही तो होंगे, है ना। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थी अब 6C14 में देख लेते हैं। 6C14 में इसी प्रकार देख लेते हैं। देखिए 6C14 में अगर देखें तो 6C14 में जो प्रोटॉन होंगे हमारे, 6C14 में जो प्रोटॉन होंगे कितने हैं, देखिए 6 हैं, है ना। प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं। जब प्रोटॉन 6 हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, ये भी 6 होंगे, है ना। जब प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 6 ही हैं। अब विद्यार्थी हमको क्या चाहिए, न्यूट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, न्यूट्रॉन। जबकि न्यूट्रॉन किस प्रकार निकालेंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। जो 14 है ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग है। तो प्रोटॉन तो 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने, 14 में 6 घटा देंगे तो हमको देखिए न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8, है ना। जो 14 है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है, तो हमको न्यूट्रॉन चाहिए। तो न्यूट्रॉन में क्या करेंगे, इसमें देखिए 14 में प्रोटॉन हटा देंगे, न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो कितने, 8 न्यूट्रॉन मिल गए, है ना। ये विद्यार्थी क्या पूछ रहा था हमसे कि 6C12 की अपेक्षा 6C14 में कितने प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। तो देखिए कितने प्रोटॉनों की अधिकता है, कितने न्यूट्रॉनों की अधिकता करा देखिए, है ना। तो प्रोटॉन तो विद्यार्थी इसके बराबर है ना। देखिए प्रोटॉन तो बराबर है, लिख देंगे क्या, देखिए प्रोटॉन तो बराबर है, प्रोटॉन बराबर है ना। प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, प्रोटॉन बराबर हैं। अब न्यूट्रॉन की अधिकता पूछ रहा था, तो न्यूट्रॉन देखिए जो है न्यूट्रॉन जो है 6C14 में, न्यूट्रॉन 6C14 में 2 अधिक है ना। देखिए इसमें कितने 6 न्यूट्रॉन थे, इसमें कितने न्यूट्रॉन है 6C14 में, जो 6C12 था इसमें 6 न्यूट्रॉन थे। जो 6C14 है इसमें 8 न्यूट्रॉन आए हैं। तो न्यूट्रॉन जो है 6C14 में 2 अधिक हैं, 2 अधिक हैं। यही पूछ रहा था ना, तो लिख देंगे 2 अधिक हैं। तो इस तरह विद्यार्थी देखिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपको भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। देखिए घ नंबर देखते हैं। घ नंबर क्या है, देखिए एक AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है ना। कह रहा देखिए कि एक AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो मैं विद्यार्थियों आपको बता दूं कि देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है आसान सा एकदम के, कि एक AMU द्रव्यमान छति से कहता कितनी ऊर्जा निकलती है। तो जो एक AMU से विद्यार्थियों जो ऊर्जा निकलती है वो 931.25, देखिए आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा, 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है ना। कह रहा एक AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इससे निकलती है। तो चलिए इससे 1 नंबर हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछ ही रहा है वो कि एक AMU की द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो हम डायरेक्ट उत्तर दे दिया कि 900 लिख देंगे कि एक AMU द्रव्यमान छति से 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इस प्रकार लिख देना, बस हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए अंगा नंबर कहते हैं, देखिए अंगा नंबर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर देखिए 3 I कैप प्लस 4 J कैप न्यूटन प्रति कूलम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल ए सदिश बराबर देखिए 10 I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है। इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चलिए इसका वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों हमारा तो देखिए जो अंगा क्वेश्चन था, कह रहा वैद्युत क्षेत्र देखिए ई सदिश का मान दिया। वैद्युत क्षेत्र देखिए ई सदिश का मान दिया है। ई सदिश बराबर देखिए हमारे पास क्या था, 3 I कैप, कोष्टक में देखिए 3 I कैप प्लस 4 J कैप, है ना। 3 I कैप प्लस 4 J कैप ये था। इसका विद्यार्थी देखिए
न्यूटन प्रति कूलाम में दिया था, ये किस में दिया था, न्यूटन प्रति कूलाम में दिया था ये। इसके बाद देखिए करा एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए एरिया, देखिए ए सदिश, जो हमारा ए सदिश था विद्यार्थियों वो था हमारे पास 10 आई कैप, 10 आई कैप था, 10 आई कैप मीटर स्क्वायर, 10 आई कैप मीटर स्क्वायर ये हमारे पास था, है ना। तो हमसे पूछ रहा था, देखिए क्या पूछ रहा था कि वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, फाई का मान। तो फाई बराबर देखिए क्या होता है विद्यार्थियों, फाई बराबर होता है देखिए ई सदिश, ई सदिश डॉट ए सदिश, ये होता है देखिए फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश। तो ई सदिश का मान कितना देखिए, लेकिन फाई बराबर ई सदिश का मान हमारे पास देखिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, है ना, डॉट ए सदिश का मान हमारे पास 10 आई कैप, ये हमारे पास है। देखिए तो फाई हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए देखिए विद्यार्थी देखिए 3 आई कैप का गुणा 10 आई कैप से करा देंगे, 10 3 30 हो जाएगा ये, है ना, आई कैप इंटू आई कैप। अब देखिए यहाँ पे जे नहीं है, इसके लिए इसका यहाँ पे जे नहीं है, जब इसका गुणा जीरो हो जाएगा फिर, है ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए तो फाइव रहा, देखिए अब देखिए आई कैप डॉट आई कैप का गुणा जो अगर आई कैप इंटू आई कैप करेंगे तो इसका एक होता है ना, तो सिर्फ 30 बचेगा हमारे पास, 30 30 लिख देंगे। देखिए फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इस प्रकार लिख देंगे, देखिए है ना, ये देखिए हमारा मात्रक हो जाएगा। तो यही विद्यार्थी हमारे प्रश्न का देखिए आंसर हो जाएगा, ये देखिए। चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन है, चम्मच नंबर ये हट चुका है, स्टार लगा है, हमको नहीं करना है। इसके बाद देखिए इसमें खंड सा में आ जाते हैं, देखिए तो खंड सा में देखिए का नंबर करेंगे, देखिए कह रहा है देखिए हीलियम प्लस जेड बराबर 2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा गणना कीजिए। चलिए देखिए इसकी ऊर्जा गणना हम कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी हमको देखिए तीसरे का क्वेश्चन करना, देखिए तीसरे का नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए तीसरे का कह रहा है हमसे हीलियम, देखिए हीलियम देखिए इस प्रकार लिखा, हीलियम प्लस यहाँ देखिए जेड बराबर 2, है ना, जेड बराबर 2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा गणना कीजिए, हमसे कह रहा देखिए ऊर्जा गणना कीजिए। देखिए विद्यार्थी ऊर्जा सूत्र का देखिए ई बराबर होता है सूत्र हमारे पास माइनस का देखिए 13.6 एन स्क्वायर बटा जेड, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा देखिए ये सूत्र होता है देखिए ऊर्जा का। तो देखिए विद्यार्थियों हीलियम प्लस के प्रथम उत्तेजित अवस्था के लेकर देखिए, तो लिखेंगे देखिए हीलियम प्लस के प्रथम, हीलियम प्लस के प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए, उत्तेजित उत्तेजित अवस्था के लिए, उत्तेजित अवस्था के लिए इस प्रकार लिख देंगे। उत्तेजित अवस्था के लिए देखिए विद्यार्थियों जो जेड का मान होता है वो भी 2 होता है और एन का मान भी देखिए 2 होता है प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए। देखिए तो देखिए यहाँ पर रख दिया, देखिए ई बराबर आएगा हमारे पास, देखिए ई बराबर माइनस का 13.6, एन की जगह कितना 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, और बटा देखिए जेड की जगह कितना रखेंगे, देखिए यहाँ पे जेड लिखा है ना, देखिए जेड यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर होता है सूत्र, देखिए सॉरी गलत होगा, देखिए क्या होता है जेड स्क्वायर होता है, देखिए जेड की जगह 2 रखेंगे, देखिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए तो ये कट जाएगा हमारे पास, है ना। देखिए ई बराबर हमको हम देखिए ई बराबर मिलेगा हमें माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये विद्यार्थी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये है ना, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ई बराबर देखिए माइनस 13.6 एन स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, देखिए तो यहाँ जेड लिख गया था गलती से ना। तो देखिए विद्यार्थी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई बराबर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। अब चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों खा नंबर तीसरे कह रहा है, तीसरा खा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध भी लिखिए। तो चलिए देखिए अपवाह वेग की परिभाषा, देखिए अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी बोलते हैं ना, अपवाह वेग को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, अनुगमन वेग भी बोलते हैं। तो हमें इसकी परिभाषा लिखना है और इसके बाद देखिए अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध भी हमको बताना है। तो चलिए देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों अपवाह वेग की परिभाषा देखिए यह परिभाषा करा, यदि किसी नलिका में, देखिए अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी बोलते हैं। देखिए कह रहा देखिए यदि किसी नलिका में त्वरित इलेक्ट्रॉनों पर विभव का मान बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन हो जाता है ना। यदि किसी नलिका में त्वरित इलेक्ट्रॉनों पर विभव का मान क्या बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन हो जाता है ना, तब इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन हो जाता है। यही परिवर्तन अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। कहाँ जाएगा पर अब तो पहला बना दूसरा बना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध कह रहा था ना कि अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध बताओ। तो देखिए विद्यार्थियों जो अपवाह वेग धारा घनत्व में संबंध का सूत्र होता है, देखिए जे बराबर आई बटा ए सूत्र होता है, ये जे बराबर आई बटा ए। चूंकि देखिए विद्यार्थियों आई बराबर क्या होता है NEAVD होता है,
आई बराबर NEABD होता है। तो जे बराबर देखिए हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आई का मान रख देंगे यहाँ पे, तो NEABD और बटा ए, तो ए से कट जाएगा, तो जे का मान कितना मिलेगा NEBD। देखिए धारा घनत्व हो गया जे। ये देखिए हमारा अपवाय वेग है, अनुगमन वेग है, एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है ना। तो ये संबंध था हमारा, देखिए वो साफ साफ कह रहा था अपवाय वेग धारा घनत्व में संबंध बताओ, होती है हमारा धारा घनत्व, हमारा अपवाय वेग है, हमारा संबंध भी है। तो चलिए देर से आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए नंबर करा विद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, है ना। करा विद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो चलिए इसका सूत्र हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों हमको देखिए विद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना देखिए, है ना। देखिए जैसे हमारा देखिए एक द्विध्रुव बनाते हैं, देखिए विद्यार्थी हम जैसे देखिए ये इस प्रकार अच्छी रेखा हो गई देखिए हमारी ये। यहाँ पे विद्यार्थी हम देखिए माइनस क्यू आवेश रख देते हैं और यहाँ पे देखिए हम प्लस क्यू आवेश रख देते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखिए एक मध्य का बिंदु है। और देखिए विद्यार्थियों जो हमारा द्विध्रुव होता है देखिए यहाँ पे देखिए इसके देखिए जो बीच की दूरी होती है क्या होती है, पूरी 2L होती है ना ये द्विध्रुव के। ये पूरी देखिए 2L ये इसकी बीच की दूरी होती है, ये 2L दूरी मान लिया हमने, है ना। इसके बाद देखिए ये वाली L हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी देखिए L हो जाएगी। ये भी देखिए हमारी L हो जाएगी ना, क्योंकि पूरी 2L माने हम, ये हो जाएगी। हमें देखिए अच्छी रेखा पर जो है कह रहा था अच्छी रेखा पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। तो मान लेते हैं विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए एक बिंदु P मान लेता हूँ मैं, ये P, और यहाँ पे मुझे मान लो विद्युत विभव निकालना है यहाँ पे बिंदु, इस बिंदु पे। तो इस प्रकार रेखा खींच देंगे, इस प्रकार खींच देंगे। और देखिए विद्यार्थी यहाँ से लगाकर और यहाँ तक की दूरी हम देखिए R ले लेते हैं, है ना। यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी क्या लेते हैं, देखिए R ले लिया, यहाँ से यहाँ तक दूरी ये दूरी R ले लिया ना। इसके बाद देखिए क्या करेंगे अब देखिए जब देखिए यहाँ से लगा के यहाँ तक दूरी R हो गई, तो ये दूरी कितनी होगी, देखिए ये वाली, ये यहाँ से लगा के ये प्लस Q से P तक की दूरी, तो ये वाली देखिए यहाँ से R ही, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाली L हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए ये वाली दूरी जाएगी R माइनस L हो जाएगी, ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, R माइनस L हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद देखिए P बिंदु से लगा के यहाँ तक की दूरी क्या होगी, देखिए R तो यहाँ तक की है ये वाली, ये L ये जोड़ देते हैं यहाँ से, तो ये पूरी दूरी आ जाएगी ना। तो यहाँ पे देखिए ये दूरी होगी ये R प्लस L हो जाएगी, ये दूरी कितनी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी दूरी विद्यार्थी हमारी R प्लस L हो जाएगी, ये दूरी R प्लस L हो जाएगी ना ये। अब देखिए बना लिया। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब देखिए अब हमें विभव चाहिए, देखिए तो माइनस देखिए पहले माइनस क्यू के लिए कर लेते हैं। तो लिखेंगे देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, है ना, बिंदु P पर विभव। इस प्रकार देखिए तो देखिए V प्लस क्यू, है ना, क्योंकि प्लस क्यू सॉरी V माइनस क्यू ना, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के लिए कर रहे हैं ना, माइनस क्यू आवेश के लिए। जब माइनस क्यू आवेश के लिए करेंगे देखिए V माइनस क्यू बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू देखिए क्यू बट देखिए इंटू माइनस का है ना, माइनस का, तो माइनस का क्यू बटा देखिए अब यहाँ से दूरी यहाँ तक कितनी देखिए R प्लस L है, तो माइनस का क्यू बटा देखिए R प्लस L, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब प्लस क्यू के लिए करेंगे, देखिए अब लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, है ना, बिंदु P पर विभव। तो देखिए प्लस क्यू आवेश कारण तो V प्लस क्यू लिख देंगे यहाँ पे, बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू प्लस क्यू बटा देखिए दूरी कितनी है प्लस क्यू की यहाँ से यहाँ तक R माइनस L है, तो R माइनस L ये ले लेंगे, ले लिया। इसके बाद देखिए जैसे क्या बिंदु P पर कुल विभव निकाल लेंगे, है ना। अब लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। तो बिंदु P पर जब कुल विभव निकालेंगे देखिए तो VP, क्योंकि P बिंदु पर निकाल रहे हैं, और दोनों को जोड़ देंगे देखिए, है ना, दोनों को जोड़ देते हैं देखिए तो V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू, इस प्रकार कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को ना। चलिए मान रख देते हैं बस, तो V और P बराबर देखिए V प्लस क्यू को पहले रख लेते हैं ये वाला मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा R माइनस L ये रख दिया, प्लस अब V माइनस क्यू को अब रख लेते हैं, पहले इसका रख लिया देखिए, अब इसका रख लेते हैं। V माइनस क्यू कितना देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बटा R प्लस L ये रख लिया। चलिए इसके बाद देखिए V और P बराबर देखिए अब क्या करेंगे, जैसे कॉमन कर लेते देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी अब Q भी कॉमन है ना, तो देखिए लिख लेंगे Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, बचे कितना हमारे पास देखिए, ठीक है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, देखिए 1/R माइनस L ये बचा, है ना, और देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा ये, है ना, 1/R प्लस L ये बचा ना, देखिए इतना बचा हमारे पास। इसके बाद देखिए V और P बराबर Q बटा 4 पाई
एप्सिलॉन जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, है ना, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो आर माइनस यल ये ले लिया, यहाँ पे देखिए आर प्लस यल ये ले लिया। इसका बाद इसमें कट जाएगा तो बचे कितना, यहाँ पे आर प्लस यल माइनस, ये कट जाएगा यहाँ से, तो है ना, देखिए इसका भाग इसमें देंगे, कट जाएगा, बच्चे ये आर माइनस एल, तो आर ये प्लस एल हो जाएगा ना, प्लस एल हो जाएगा। देखिए माइनस की वजह से ये माइनस की वजह से, ये माइनस की वजह से ये वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखिए आर से आर तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो वी पी बराबर देखिए 1/, इस पर कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये कर लिया इनटू, देखिए ये एल एल टू एल, देखिए तो यहाँ पे 2QL लिख लेता हूँ मैं। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ जाएगा, आ गया। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों देखिए चूंकि देखिए पी बराबर क्या होता है, देखिए पी बराबर देखिए 2QL ये होता है ना, वैद्युत ध्रुव का, वैद्युत ध्रुव बराबर देखिए वैद्युत ध्रुव पी बराबर देखिए 2QL होता है। और देखिए जो आर स्क्वायर का मान, देखिए जो आर स्क्वायर का मान है एल स्क्वायर की अपेक्षा देखिए बहुत बड़ा है ये, है ना, तो आर स्क्वायर का मान है एल स्क्वायर की अपेक्षा बहुत ही बड़ा है, इसलिए देखिए एल स्क्वायर को हटा देंगे और आर स्क्वायर को ही रखेंगे। देखिए तो वी पी बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू, यहाँ पे पी रख देंगे 2QL की जगह ना, क्योंकि पी बराबर 2QL है, देखिए यहाँ पी रख दिया, अब एल स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर। ये देखिए हमारा सूत्र विद्यार्थियों, इसी को देखिए हमको सिद्ध करना था, ये हमारा देखिए सूत्र है, ये सिद्ध हो जाएगा, हो चुका ना, और आपके भी समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन घ नंबर देखिए, कह रहा द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, दे ब्रोगली समीकरण लिखिए। चलिए पहले द्रव्य तरंगे लिख लेते हैं, इसके बाद दे ब्रोगली समीकरण भी लिख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन हमसे कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि द्रव्य तरंगे क्या होती है ना, अब दी ब्रोगली समीकरण तरंग भी लिखिए। देखिए क्वेश्चन, तो देखिए विद्यार्थियों हमें क्वेश्चन देखिए हमसे कह रहा था द्रव्य तरंगे क्या होती हैं और दे ब्रोगली समीकरण भी लिखिए। तो देखिए विद्यार्थियों देखिए द्रव्य तरंगे की देखिए परिभाषा है कि जब भी कोई द्रव्य कण गति करता है तो उस कण से संबंधित तरंग होती हैं, उस कण से संबंधित तरंग होती हैं, उसे ही द्रव्य तरंगे कहा जाता है ना। मतलब जब भी कोई द्रव्य कण गति करता है तो उस कण से संबंधित तरंग होती हैं, तो उसे ही द्रव्य तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों की डी ब्रोगली तरंग, इन तरंगों को मतलब डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। और डी ब्रोगली तरंगों की तरंगदैर्घ्य के लिए समीकरण होता है लैम्डा एच बटा पी होता है ना। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए क्या लिखा है, जब भी कोई द्रव्य कण गति करता है तो उस कण से संबंधित तरंग होती हैं, उसे ही हम द्रव्य तरंगे कहा जाता है, उन्हीं को, है ना, उन्हीं को द्रव्य तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों की डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं, इन तरंगों को डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। यहाँ पे को होना चाहिए, देखिए यहाँ पे को होना चाहिए ना। इन तरंगों को डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। और डी ब्रोगली तरंगों की तरंगदैर्घ्य के लिए जो समीकरण है लैम्डा और एच बटा पी होता है। तो विद्यार्थियों देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको मेरा वीडियो देखिए पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद विद्यार्थियों मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ही मिलूंगा। चलिए चलता हूँ, नमस्कार।